सौतेला बेटा। किशनलाल अपनी पहली पत्नी के मृत्यु के बाद अपने बेटे विजय की देखभाल करने के लिए सुनीता से दूसरा विवाह कर लेता है। सुनीता विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुनीता ने कुछ सालों बाद एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा रमेश। बेटे रमेश के पैदा होते ही वो विजय के बारे में हर समय अपने पति से झूठी शिकायत किया करती थी, ताकि बाप बेटे के बीच नफरत के बीज को बो सके। वो सारा लाड प्यार अपने सगे बेटे रमेश से करती थी और विजय को हमेशा तिरस्कार भरी नजरों से देखती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। किशनलाल के दोनों बेटे अब बड़े हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को आगे की पढ़ाई के लिए एक ही कॉलेज में दाखिला करा देते हैं। विजय अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था, पर वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ उसका सौतेला भाई रमेश सारा समय मोबाइल फोन और दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बिताया करता था। एक बार जब विजय अपने कॉलेज से घर आ रहा था तो उसने देखा कि उसका सौतेला भाई रमेश अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहा था। ये देखकर विजय को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाकर उसे जोरदार चांटा लगाते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है कि क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए कम से कम मम्मी पापा का तो ख्याल कर लिया होता। अपने सौतेले भाई विजय से गाल में लगा चांटा पड़ने की वजह से रमेश को अपने दोस्तों के बीच बड़ी ही बेइज्जती महसूस होती है और वो घर जाते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, पता है आज विजय ने क्या किया? उसने मेरे दोस्तों के सामने मुझ पर हाथ उठाया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? वो अपने आप को समझता क्या है? अपने बेटे राजेश की बात सुनकर सुनीता को बहुत ही गुस्सा आता है। वो तुरंत ही विजय के पास जाकर उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि तुम सबसे समझदार हो और बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम मेरे बेटे को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो? अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहना होगा, वरना कहीं और अपना बंदोबस्त कर लो। अपनी सौतीली माँ सुनीता की बात सुनकर विजय बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो रमेश की सच्चाई उन्हें नहीं बताता। लेकिन ये सब सुनकर उसका सौतेला भाई रमेश मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। एक दिन जब रमेश अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस को आता देख रमेश के कुछ दोस्त वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन रमेश नशे में होने के कारण वहाँ से भाग नहीं पाता और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। रमेश का एक दोस्त विजय के पास जाकर रमेश की गिरफ्तारी के बारे में सारी बात बता देता है। गिरफ्तारी की बात सुनकर विजय दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर विजय को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि विजय ने एक बार उसकी बेटी की गुंडों से रक्षा की थी। वो विजय को देखते हुए कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? कोई मदद की जरूरत है तो बताओ। विजय हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कहता है, सर, रमेश मेरा भाई है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आगे से वो ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। विजय की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर को बड़ी हैरानी होती है और कहता है, रमेश तुम्हारा भाई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम्हारे जैसे लड़के का ऐसा भाई भी हो सकता है? तुम्हारे कहने पर इस बार मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार यदि ये गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। विजय इंस्पेक्टर का धन्यवाद करके रमेश को घर ले आता है।
लेकिन रमेश इसे भी अपना अपमान ही समझ रहा था और घर आते ही अपनी माँ के कान भरते हुए कहता है, माँ, तुम्हें पता है विजय ड्रग्स लेता है और शराब भी पीता है, साथ ही साथ जुआ भी खेलता है। आज इसे पुलिस पकड़कर ले गई थी, मैं बड़ी मुश्किल से छुड़ा कर लाया हूँ। पिताजी को पता चल गया तो इससे नफरत करने लगेंगे। अपने बेटे रमेश की बातें सुनकर सुनीता ने विजय को बहुत ही बुरा भला कहने लगी, जिसे सुनकर विजय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। फिर एक दिन रमेश ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले एक बिगड़ैल लड़के से कुछ समय पहले 20,000 रुपए ड्रग्स और शराब पीने के लिए उधार लिए थे। वही लड़का अपने पैसे मांगने के लिए रमेश को धमकाते हुए बोलता है, तूने मुझसे 20,000 रुपए जो लिए थे मुझे 2 दिन के अंदर वापस चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। आखिरकार जब रमेश को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया तो वह विजय के पास जाकर झिझकते हुए कहा, विजय भैया, मैंने एक लड़के से 20,000 रुपए उधार लिए थे। अगर मैंने उसे 20,000 रुपए नहीं लौटाए तो वो मेरी जान ले लेगा। किसी भी तरह मुझे इस मुसीबत से बचा लो भैया। इसके बाद मैं सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तभी विजय को याद आता है कि कल रात पिता किशन लाल ने अलमारी में रखने के लिए 20,000 रुपए दिए थे। विजय ने अपने भाई की जान बचाने के लिए अब वो रुपए राजेश को देते हुए कहा, यह लो 20,000 रुपए और जाकर उस लड़के को दे दो, पर अपना वादा याद रखना। देखते ही देखते कॉलेज की परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाता है। इस बार विजय ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। विजय ये खुशखबरी बताने के लिए जल्दी से घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही किशन लाल विजय से 20,000 रुपए मांगने लगते हैं। कल मैंने जो तुम्हें 20,000 रुपए अलमारी में रखने के लिए दिए थे वो मुझे अब वापस चाहिए, मुझे किसी क्लाइंट को देने हैं। विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पिताजी को क्या बोले। तभी सुनीता बीच में बोल पड़ती है, चुप क्यों हो विजय, कुछ बोलते क्यों नहीं? जाओ जाकर पैसे लाकर अपने पिताजी को दो। कहीं तुमने पैसे ड्रग्स और शराब में तो नहीं उड़ा दिए? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर विजय फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है। तब किशन लाल को भी विजय पर शक होने लगता है और वो विजय से कहता है, तुम चुप क्यों हो विजय? पैसे कहाँ हैं? बताते क्यों नहीं? जवाब दो। विजय के चुपचाप खड़े होने पर किशन लाल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास में रखा डंडा उठाकर विजय को मारने लगते हैं। तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? तुझे इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने। दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा इस घर से। तभी वहाँ रमेश आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है, अगर भैया नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। वो सारी बात अपने माता पिता को बता देता है। सारी सच्चाई सुनने के बाद सुनीता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं। वो विजय को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इन बहते हुए आंसुओं में सौतेलापन हमेशा के लिए बह जाता है। उस दिन के बाद से वो सभी मिलजुल कर और प्यार से रहने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।